हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो ये वीडियो है क्लास 12th वालों के लिए। क्लास 12th वालों ने सेकंड वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट किया, उसके लिए उनको तहे दिल से सॉरी। अब से जो हमारी वीडियो आएंगी वो आएंगे रेगुलर, और कुछ चेंजेस भी होंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको क्या चेंजेस हम लोग करेंगे। तो ऑप्टिक्स की आज क्लास है, ऑप्टिक्स की हम देखेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में सीखेंगे। जहां हमने छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे। और मैं पवन कापड़ी बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन क्लासेस में। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमने ही पहले वीडियो में देखा था कि लाइट आ रही थी, स्ट्राइक कर रही थी किसी पॉलिश सरफेस से और रिटर्न हो जा रही थी उसी मीडियम में। इसको हमने बोला था रिफ्लेक्शन, बोला था ना। यहां पर को हमने इसको बोला था इंसिडेंट रे। सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। इसको बोला था इंसिडेंट रे, इसको बोला था रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोला था नॉर्मल। ये चीज हमने कर दी थी। इसके अलावा हमने बोला था जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये भी क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। ये हम बात कर चुके थे, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ी थी कुछ मिरर की डेफिनेशंस, मिरर के कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े थे। आज हम रिफ्रैक्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, और बाद में हम देखेंगे कि मिरर के कारण इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं रिफ्लेक्शन, देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बच्चों, रिफ्रैक्शन का मतलब यह है कि इस फिनोमिना में लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी, ठीक है ना। लाइट जो क्या करती है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, वो अपने पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ को छोड़ के दूसरे पाथ में ट्रेवल करने लगेगी। इस फिनोमिना में होगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है ना। अब इंटरफेस क्या होता है, सपोज यहां पर को एयर है, यहां पर यहां से नीचे वाटर है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये टॉप सरफेस है वाटर की और बॉटम सरफेस है एयर की। इससे ऊपर एयर, इससे नीचे वाटर, तो इसको बोलते हैं इंटरफेस। समझ में आया आपको? तो अगर कोई लाइट, ये मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ऐसे ओब्लिकली ऐसे आई लाइट, ठीक है ना। ऐसे कोई लाइट इसमें स्ट्राइक करती है, मेकिंग एन एंगल आई विच इज नोन एज इंसिडेंस एंगल, ठीक है। इंसिडेंस एंगल लाइट ने बनाया, और लाइट गई इस वाले वाटर में से, वाटर, दिस इज एयर। तो जैसे वाटर में लाइट जाती है, अब लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, क्योंकि हमें पता है लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, तो लाइट बेंड हो जाएगी ऐसे। समझ में आया? तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, सही लिखा है वो, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। हुआ क्या, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, तो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है। एयर की कुछ प्रॉपर्टी थी, वाटर की कुछ प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण ही लाइट की स्पीड अलग अलग हो जाती है। अब कौन सी प्रॉपर्टी है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, जब लाइट कहां थी, एयर पे थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का μ1 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो लाइट की स्पीड भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और लाइट अपने पाथ से डिविएट करेगी, बेंड कर जाएगी, जैसे वो दूसरे मीडियम में जाती है। इसी फिनोमेना को बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सीधे रिटर्न ऑफ बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, लेकिन यहां पर को लाइट किसी दूसरे मीडियम में जा रही है और अपने पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है। समझ में आया? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। आपको पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है मीडियम की।
कोई भी मीडियम लाइट को कितना अपने थ्रू ट्रेवल कराता है, कितने इजीली वो ट्रेवल कराता है, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा, लेट्स से एयर का कम है, तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंस रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर। जिसका ज्यादा है उसको बोलेंगे डेंसर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर पता चला आपको। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको बोलेंगे रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे? डेंसर मीडियम। तो बच्चों एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना ही रेयरर मीडियम होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम होगी। ठीक है, दूसरी बात हम क्या सीखेंगे कि अगर हमारी लाइट रेयरर से डेंसर की ओर जाती है, जैसा कि जा रहा है यहां पर, कोई बेटा μ2 क्या है? ज्यादा है μ1 से, तो डेंसर की ओर लाइट जा रही है तो लाइट हमेशा बेंड कर जाती है। कहां से कहां की ओर? नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। ठीक हो गया ना? अगर उल्टा हो, लाइट कहां से कहां को जाए? लाइट जाए, ये μ1 है, ये μ2 है, मान लेते हैं μ1 लेस μ2 ज्यादा। μ1 अच्छा ये सेम था, हम मानते हैं μ1 ज्यादा है μ2 कम है, तो लाइट जैसे स्ट्राइक करेगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखिए यहां से लाइट आई, इसको जाना था यहां, चली गई यहां। तो ऐसा कब होगा? जब ये वाला मीडियम क्या होगा? रेयरर होगा, और ये वाला मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ेंगे तो हमने ये सीखा कि जब भी लाइट अपने मीडियम को क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, तो वो हमेशा अपने पाथ को डिविएट करती है। डेंसर से रेयरर जाएगी तो भी अपने पाथ को डिविएट करेगी, रेयरर से डेंसर जाएगी तो भी करेगी। अगर लाइट एक कंटिन्यूअस होमोजेनियस मीडियम में जा रही है तो अपने पाथ को डिविएट नहीं करेगी। ठीक है ना? इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर लाइट ऐसे स्ट्राइक होती है, सीधी नॉर्मली स्ट्राइक होती है, तो वो नॉर्मली ही जाएगी विदाउट मेकिंग एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है इसके बाद सीखेंगे, जब हम लॉज पढ़ेंगे तब वहां पर को हम सीखेंगे। क्लियर हुआ? और एक और कंडीशन बन जाती है इसमें कि जब बोला जाता है, जब ये बोला जाता है μ1 और μ2 बराबर है, तो इस कंडीशन में लाइट डेविएट नहीं होगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि यहां तो लाइट डेविएट ही नहीं कर रही है, बेंड ही नहीं हो रही है। समझ में आया? अगर लाइट कंटिन्यूअस पाथ में चल रही है तो वो हमेशा ही लाइट कंटिन्यूअस पाथ में चलेगी। मतलब क्या? अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस है, ये एक ही केस में पॉसिबल है जब मीडियम होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब यहां भी मीडियम वही, यहां भी मीडियम वही, सेम मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। ठीक है ना? तो ये होमोजीनियस मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन के लिए मीडियम को होमोजीनियस नहीं होना पड़ता। समझ में आया? तो मीडियम क्या होगा? चेंज होगा तो ही लाइट डेविएट करेगी, तो ही हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अगर हम यहां पर देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये बताती है लाइट किस ईज से ट्रेवल करेगी, किसी भी मीडियम में कितनी आसानी रहने वाली है और कितनी मुश्किल आने वाली है लाइट को उस मीडियम में ट्रेवल करने के लिए, और क्या रहने वाली है उस लाइट की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर मीडियम में, ये बताएगा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं जरा हम सीखेंगे यहां पर को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों सिंपल एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? अगर आपने देखना है इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो आप एक काम करो, आप रेशियो ले लो C/V का। मतलब
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड वैक्यूम में आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर इन दैट मीडियम। इन दोनों का रेशियो ले लो, तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी, क्योंकि इसकी भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, स्पीड है मीटर पर सेकेंड, सेम यूनिट होगी, कैंसिल आउट होके एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी और उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? तो कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट देख लेना और एयर में या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर देना, तो उस पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, किसको हम डेंसर बोलेंगे, किसको हम रेयरर बोलेंगे। देखिए, हमेशा रेयरर और डेंसर ये कंपैरेटिव होते हैं। कंपैरेटिव का मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। अगर मैं किसे कहता हूं ये मान लो एयर इज अ रेयरर मीडियम, एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। किसके रेस्पेक्ट में? वाटर के रेस्पेक्ट में। वाटर यहां पर डेंसर है। कोई दो चीज ही मैं कंपेयर कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि वाटर डेंसर मीडियम है। नो, वाटर इज अ रेयरर मीडियम व्हेन कंपेयर टू हनी। ठीक है? तो अगर मैं हनी के साथ कंपेयर करूं तो वाटर क्या रहेगा? रेयरर रहेगा, हनी मोर डेंसर रहेगा। ठीक है? ऐसे ही रेयरर डेंसर कंपैरेटिव होता है। अलग अलग मीडियम के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो इनकी वैल्यूज अलग अलग आएगी। समझ में आया? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम दैट विल बी रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो क्या होगा? डेंसर होगा। ठीक है? तो ये बात तो पक्की हो गई कि रेयरर और डेंसर कंपैरेटिव होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि रेयरर मीडियम हमेशा रेयरर, ये डेंसर मीडियम हमेशा डेंसर, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? तो यहां पर देखते हैं इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। म्यू, देखिए बच्चों, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा? देखिए जरा, आपको पता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू हम किसी न किसी के लेते हैं। तो देखिए बेटा, लाइट कहां से जा रही है? एयर से वाटर जा रही है, तो मैं एयर को यहां लिखता हूं, वाटर को यहां लिखता हूं, लाइट यहां से यहां जा रही है ऐसे। तो इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये पढ़ेंगे। समझ में आया? तो यहां पर को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो टाइप के होते हैं। बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दो टाइप से स्टडी करते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो गया? एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट क्या है, ये रिलेटिव क्या है, अगर आपने ये जानना है, सीखना है, तो यहां देखना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट क्या चीज हुई। एब्सोल्यूट मतलब इसी का एकदम प्रॉपर उसी का। ठीक है? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कोई भी मीडियम डेंसर या रेयरर ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या? किसी के रेस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है, किसी के रेस्पेक्ट में रेयरर हो सकता है, लेकिन कोई भी मीडियम इटसेल्फ रेयरर नहीं हो सकता, इटसेल्फ डेंसर नहीं हो सकता। मतलब मैं ये टैग नहीं लगा सकता कि वाटर डेंसर है, ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, एयर के कंपेयर में है, लेकिन हनी के कंपेयर में है नहीं। तो हम डेंसर रेयरर किसी के कंपेयर में देखते हैं। समझ में आया? तो अगर हम किसी के कंपेयर में लेते हैं किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो हम वहां पर यूज करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? जैसे ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जैसे μ1 μ2। यहां देखिए, अगर मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं, देखिए 1 से लाइट 2 पे जा रही है, μ2 अपॉन μ1। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। तो इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? रिलेटिव क्यों बोला? पता चल गया ना। हमने 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो देखा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में देखा। क्लियर हो गया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट कब होगा? जब ये μ1 1 हो जाएगा।
समझ में आया? ये म्यू वन 1 होने से क्या होगा बच्चे, ये म्यू वन 1 हो जाएगा। देखिए जरा, अगर इस म्यू वन को मैं कैसे भी 1 कर दूं तो म्यू टू इज इक्वल टू इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकल गई ना। अगर मुझे म्यू टू की वैल्यू निकालनी है, देखिए ये तो होता है इतना, अगर मुझे म्यू टू की वैल्यू चाहिए तो म्यू वन को क्या करना पड़ेगा, 1 पुट कर देना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने 1 पुट कर दिया, देख लो, तो म्यू टू आ गया इतना। समझ में आया? तो अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपका म्यू वन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और 1 कब होता है, किस केस में होता है 1? 1 होता है एयर के वैक्यूम के केस में। समझ में आया? वैक्यूम के केस में अगर हम देखेंगे तो वहां पर को वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आपको किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो आप क्या लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव लो। किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ले लो। समझ में आया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी कह सकते हो। ठीक है ना? तो पता चल गया आपको क्या रिलेटिव है और क्या क्या एब्सोल्यूट है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी में, क्या चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, किसी भी चीज का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आया? किसी भी उस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हो आप, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्लियर हुआ ना? हाँ। अब यहां पर को देख लो, यहां से 1 से लाइट जा रही है 2 पे, तो मैं कैसे लिखूंगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब विद रिस्पेक्ट टू 1 क्यों हुआ, क्यों नहीं 2 ही हुआ, क्योंकि यहां पर को 1 वैक्यूम नहीं है। अगर 1 म्यू 1 वैक्यूम होता, एयर होता, तो ये क्या आता, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 आता। लेकिन 1 कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकती है या नहीं भी हो सकती, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, रिलेटिव वर्ड यूज कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ये यूज करते हैं। ठीक है? अब आपको पता है म्यू टू, देखिए यहां से जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुत चांसेस हैं यहां से बनने के। ठीक है ना? तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें फोकस कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अभी पता था आपको म्यू को कैसे लिखते हैं, c अपॉन v। तो स्पीड ऑफ लाइट तो सेम रहती है, इसमें इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मान लो v2 है, c बाई v1, तो c से c कैंसिल हो गया, दैट विल बी v1 अपॉन v2। समझ में आ गया आपको, v1 अपॉन v2। देखिए कभी भी अगर एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो 101% उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। याद रखिएगा, वेलोसिटी में हमेशा चेंज आता है। किस चीज में चेंज नहीं आता, चेंज नहीं आता है फ्रीक्वेंसी में, फेज में। फ्रीक्वेंसी और फेज में चेंज नहीं आएगा। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है सेम। ठीक है? वेवलेंथ चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। और आप लोगों को पता है, देखिए एक चीज लिख दी हमने, एक एक्सप्रेशन बन गया हमारा, क्या बन गया, 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू 1 इज इक्वल टू, देखिए v1 अपॉन v2 बन गया ना। उसके बाद देखते हैं, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c इज इक्वल टू लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। ये हमें पता है। स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे दिखाते हैं, c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये v मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, लेमडा 1 इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, यहां पर लेमडा 2 इंटू न्यू। ठीक है ना? जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट थी, नेक्स्ट मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन वेवलेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए लेमडा 1 लिखा है या मैंने लेमडा 2, ऊपर वाले में v1 वेलोसिटी थी, यहां पर v2 वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो हमेशा वेलोसिटी में चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा। याद रहेगा? तो फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज होगा। ये से कट गया, तो दैट मींस लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। ये ध्यान देने वाली बात है।
तो बच्चों अब सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर पे, उस मीडियम का कैसा नेचर है, जिस मीडियम पे लाइट ट्रेवल कर रही है उसका नेचर कैसा है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो हम लाइट हम उस पे डालेंगे उसके वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता, लाइट की एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया? आप चाहे 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करो, 30 डिग्री से करो, 0 डिग्री से करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आएगा। लेकिन हां, अगर आप लाइट का वेवलेंथ चेंज करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। समझ में आया आपको? तो ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखेंगे रिफ्लेक्शन के क्या लॉ होते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा था, अभी भी देखेंगे। तो पहला लॉ जो निकल के आ रहा है, कभी भी I और R यहां पर इस केस में बराबर नहीं होते हैं, ये याद रखना आप। हमेशा क्या होगा, यहां पर को दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, बट साइन के साथ। देखेंगे अगर हम बोलेंगे साइन I अपॉन साइन R, देखिए साइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन ले लेंगे और रिफ्लेक्शन का साइन ले लेंगे और दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो ये जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा कांस्टेंट। समझ में आया? तो साइन I अपॉन साइन R हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। किसके बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। अब कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट मे बी एब्सोल्यूट, इट मे बी क्या, रिलेटिव। ये रिलेटिव भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, लेकिन हम लेंगे हमेशा रिलेटिव वाले को। देखिए अगर हमारी लाइट 1 मीडियम से आई 2 मीडियम में गई, देखिए मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट आई 1 से गई 2 में, तो साइन I अपॉन साइन R 1 म्यू 2 के बराबर होगा। इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और इसको बोलेंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्या बोलेंगे? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्लियर है ना? तो यहां क्या बोलेंगे, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? लेकिन ये कब होगा, जब आप एक ही वेवलेंथ लोगे लाइट की और एक ही मीडिया का पेयर होगा। मतलब मीडियम वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मीडियम ऑफ लाइट सेम नहीं हुई तो ये म्यू की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। क्लियर हुआ ना? तो फर्स्ट पॉइंट चीज ये हो गया, ठीक है। अगर मैं वेवलेंथ वाली बात क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा, अगर मैं 30 डिग्री से इसको यहां पर 30 डिग्री से एक लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ इंट्रोड्यूस करवाऊं तो इसका कोई रिफ्लेक्शन एंगल आएगा। अगर मैं 30 डिग्री से ही लैम्डा 2 वाले को करवाऊंगा तो रिफ्लेक्शन जो आएगा, और पहले केस में दूसरे केस में म्यू की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? तो एक गिवन वेवलेंथ के लिए ही साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया ना? तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत सरल है, ये वही है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। समझ में आया? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। कब? जब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। तो ये दो बेसिक लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। इस लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। तो बच्चों इसके बाद जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या चीज है और क्या बोलता है। अगर किसी भी मीडियम में, लेट्स से ये हमारे पास ये वाटर है और ये हमारे पास एयर है, बीच में इंटरफेस हमने बनाया, एयर और वाटर दो मीडियम हैं, ठीक है। तो जैसे ही लाइट हमारी इस एयर से आई और ये एंटर हो रही है वाटर में, हमें पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है,
तो ये लाइट थोड़ा सा बेंड करेगी इधर, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है लाइट के इस एयर से, ये एयर से वाटर में जाने का। समझ में आया आपको? जब लाइट एयर से वाटर में जाती है तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो नई बात क्या है? नई बात बच्चों ये है कि अगर मैं यहां पर को एक प्लेन मिरर लगा देता हूं, यहां पर को मैं एक प्लेन मिरर लगा देता हूं, तो होगा क्या? प्लेन मिरर से स्ट्राइक करने पर लाइट उसी पाथ में क्या जाएगी? रिबाउंड जाएगी, उसी पाथ में वापस चले जाएगी लाइट। तो क्या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है? यही है कि लाइट अपने पाथ को रिवर्स करेगी जब वो किसी मिरर से स्ट्राइक करेगी। और देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहते हैं इस केस में। ठीक है, तो जब पहले केस में लाइट हमारी एयर से वाटर पे गई तो देखेंगे कि क्या इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली इक्वेशन बनती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम देखेंगे म्यू, मैंने लिख दिया म्यू, गई मेरी लाइट एयर से वाटर में, तो ध्यान से देखिएगा एयर वाटर, क्योंकि लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो मैं कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर हुआ? तो ये आपको पता है, ये होने जा रहा है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होने वाली है। और ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जब लाइट इंसिडेंट हो रही है यहां पे इंटरफेस पे। क्लियर हो गया? अब सेकेंड इंसिडेंट में क्या हुआ कि लाइट यहां से रिबाउंड होके वापस ऊपर को ट्रेवल कर रही है। तो सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे लाइट जो ट्रेवल कर रही है वाटर से एयर में, तो इक्वेशन आएगी वाटर से लाइट ट्रेवल कर रही है एयर में, सो इट इज म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू और इक्वल टू साइन। अब देखिए जो पहले एंगल बना था इंटरफेस में स्ट्राइक करने पे, दैट वाज आई, उसके बाद बना था आर। अब लाइट यहां से जा रही है तो साइन आर अपॉन साइन आई बनेगा, बन गया। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनता है, देखिए जरा, ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू ए, और वो निकल के आएगा साइन आर अपॉन साइन आई मल्टीप्लाई साइन आई अपॉन साइन आर। ये निकल के आ रहा है ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाई डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1। और यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए जरा, ये यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन एयर विद रिस्पेक्ट टू म्यू वाटर। तो यहां से ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कभी भी मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कहीं पर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 होता है। अगर कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको 3/2 दिया है, ठीक है, क्या ये विजिबल है? मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये विजिबल नहीं है तो आप ये लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर 3/2 है, ठीक है, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। तो इस इक्वेशन से क्या होगा, अगर मैं यहां से W म्यू ए निकालूंगा, इसको चेंज कर दूंगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, दैट विल बी 2/3। समझ में आया? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2/3। क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हैं जो यहां से निकल के आ रही है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हमने देखा कि लाइट अपने पाथ को कैसे रिट्रेस करेगी और वहां से क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, ग्लास स्लैब। जब एक ग्लास स्लैब में रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वेरिएशन होता है।
देखिए जरा, जब भी एक ग्लास स्लैब से, ये ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब से अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है, यहां से कोई लाइट ऑब्लिकली आती है ऐसे, और ये जैसे कि मैंने बताया ये ग्लास है, तो ये लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मली बेंड करेगी लाइट। उसके बाद ये वापस से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि ग्लास ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। तो यहां पर रेयरर मीडियम है, यहां पर डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है, और जब डेंसर से रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है। बहुत अच्छी तरह ये विजुअलाइज हम कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहां प्रोड्यूस करूं, अगर मैं ये सोचूं कि ये ग्लास स्लैब हो ही ना, ये ग्लास स्लैब हो ही ना, तो मेरी लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती और ये रहता उसका पाथ। ड्यू टू ग्लास स्लैब मेरी लाइट क्या कर रही है, बार बार बेंड हो रही है, यहां पर बेंड हो रही है इस इंटरफेस में, और यहां पर को बेंड हो रही है इस इंटरफेस में। सो देखा यह गया है कि जो इमर्जेंट लाइट है, और ये जो मैंने जैसे यहां से मैंने ये इंसिडेंट लाइट बनाई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस में बना लेता हूं, और दिस एंगल इज R1, इस एंगल को R2 कहते हैं, और ये इमर्ज हो रहा है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसको यहां प्रोड्यूस करूं, अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो यहां से ये लाइट सीधे इस डॉटेड पाथ में ट्रेवल करती। क्योंकि ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के होने से ये जो लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये यहां ट्रेवल कर रही है। समझ में आया? तो इन दोनों के बीच, ये दोनों हमेशा पैरेलल होती हैं, और इसको बोला जाता है इस डिस्टेंस को लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ये जो चीज है दिस इज लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया आपको? हमेशा पैरेलल रहेगा ये, और ये इमर्जेंट रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इमर्जेंट रे, जो इमर्ज हो रही है बाहर, कहां से? ग्लास स्लैब से। तो देखते हैं थोड़ा सा इसमें एक दो इसमें एक्सप्रेशन लगाते हैं, इसके स्नेल्स लॉ के एक्सप्रेशन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशन निकल के आता है। तो जैसे कि यहां स्टार्टिंग पे देखिए आप, म्यू लाइट ट्रेवल कर रही है हमारी एयर से ग्लास में, तो एयर से ग्लास में लाइट ट्रेवल कर रही है, सो यहां से निकल के आ रहा है साइन I अपॉन साइन R1। ठीक है, अब जब ग्लास से एयर पे, सेकंड कंडीशन पे जो मेरी लाइट ट्रेवल कर रही है वो कर रही है ग्लास से एयर में, तो ग्लास से मेरी लाइट ट्रेवल कर रही है एयर में, तो यहां पर से निकल के आ रहा है साइन, जो इंसिडेंस एंगल है दैट विल बी R2। उसके बाद जो यहां का एंगल है वो क्या है? E है, तो साइन R2 अपॉन साइन E। ये सेकंड कंडीशन निकल के सामने आ रही है। अगर इन दोनों कंडीशन में देखें, इन दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, A म्यू G मल्टीप्लाइज टू G म्यू A, और साइन I डिवाइड बाई साइन R1 मल्टीप्लाइड साइन R2 डिवाइड बाई साइन E। देखिएगा यहां A म्यू G और G म्यू A दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 1। इससे पहले जो टॉपिक था उस पर कराया था, A म्यू G और G म्यू A का प्रोडक्ट जो आता है वो आता है 1। तो यहां पर लिखते हैं इसको 1 इज इक्वल टू साइन, देखिए I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाइज, देखिए R1 और R2 अल्टरनेट एंगल है, तो दिख रहे हैं हमें अल्टरनेट एंगल है, तो इनको सेम ले लेते हैं R1 अपॉन साइन E, तो ये कैंसिल आउट हो गए और ये यहां चले गए, साइन I इज इक्वल टू साइन E। ये रिलेशन निकल के आया है जो मुझे बताता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल E। ये फाइनल रिलेशन निकल के आ रहा है, जितने एंगल से मेरी लाइट इंसिडेंट होगी किसी ग्लास स्लैब में, उसी एंगल से वो इमर्ज होगी फ्रॉम ग्लास स्लैब। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत छोटा सा एक डेरिवेशन था, खासकर ये पूछा उतना नहीं जाता, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए जिस एंगल से मेरी ग्लास स्लैब में लाइट इंसिडेंस होगी उसी एंगल से वो इमर्ज होगी बाहर पे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे देखेंगे अपने ऑप्टिक्स
के इसमें वीडियोस में, जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें हम देखेंगे कि कैसे इनके न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं और क्या ये एंगल्स रहते हैं ग्लास स्लैब में और क्या इसका ग्राफ रहने वाला है। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी थ्योरी, न्यूमेरिकल और कंसेप्ट को स्ट्रांग बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए।